हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स की पॉलिटी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके स्टैटिक कंपोनेंट से रिलेटेड। कुछ थोड़ा बहुत आपका करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, बट उसे स्टैटिक के साथ किस तरीके से रिलेट करना है, कैसे उससे रिलेटेड कंटेक्स्ट में आपको पढ़ना है, तो वो भी थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से आपकी कौन कौन से इस तरीके के कोड्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं इक्वल पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। इन मैटर्स में से कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की इक्वल पावर्स रहती हैं। तो 4 कोड्स आपको इसके रिलेटेड प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स। सेकंड में कह रहे हैं कि अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंसेस जो कि गवर्नर द्वारा इशू किए गए होंगे। थर्ड में कह रहे हैं एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और लास्ट में कह रहे हैं अमेंडिंग पावर ऑफ अ मनी बिल। तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ दी गई हैं। थोड़ा सोचिए, आपने लोकसभा और राज्यसभा का कंपैरिजन तो ज़रूर पढ़ा होगा, ये भी आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें कि इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स, तो जैसे कि आपका लोकसभा और राज्यसभा में होता है, उसी तरीके से यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये दोनों अलाउ किए जाते हैं। दोनों के पास इससे रिलेटेड इक्वल पावर्स हैं। उसी तरीके से जो ऑर्डिनेंसेस की अप्रूवल है जो कि गवर्नर द्वारा इशू किए जाते हैं, फिर आपकी जुरिस्डिक्शन बढ़ाने की जो बात की जाती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो ये तीनों ही आपके जो पैरामीटर्स हैं, इसमें दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली की इक्वल पावर्स हैं। अब बात आती है मनी बिल के बारे में। अब आपको पता ही है, इसमें अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के साथ कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं लोकसभा के पास इससे ज़्यादा पावर है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर मैटर। वही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर असेंबली का हाथ ऊपर रखा जाता है, असेंबली की बात पहले मानी जाती है rather than द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो उसी के आधार पर आपकी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर ओनली करेक्ट, और वहीं से आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तरीके से कंसेप्चुअल नेचर का ही क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे कि किस तरीके से जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज या काउंसिल है वो काम करती है, क्या मैकेनिज्म है। तो एक तरीके से एक कंसेप्ट ही है, आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे तो बहुत ईजिली आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कुछ और पैरामीटर्स के बारे में बात करें जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली की पावर्स बिल्कुल सेम रहती हैं, कि जैसे कि आपकी सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर होगी तो दोनों की उसमें राय ली जाती है। फिर जो आपकी रिपोर्ट्स रहती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, जैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फिर हमारे जो CAG होते हैं, तो इन सभी की कंसिडरेशन के लिए भी। तो ये बेसिक से जो पॉइंट्स हैं ये आपको इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। फिर बात आती है मनी बिल से रिलेटेड। अगर हम बात करें तो आपको पता ही है सिर्फ असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि आपका लोकसभा में किया जाता है पार्लियामेंट में। और इसमें जो काउंसिल रहेगा वो अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है बिल को, बट इट शुड ना ही अमेंड कर सकता है ना ही रिजेक्ट कर सकता है, बट इट शुड रिटर्न द बिल टू द असेंबली विद इन 14 डेज। ठीक है जी, आइदर विद रिकमेंडेशंस और विदाउट रिकमेंडेशन। उसी तरीके से जैसे लोकसभा में है कि यहाँ पर असेंबली के ऊपर ही रख दी गई है पूरी बात कि उन्हें वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है। मतलब दोनों ही केसेस में जो मनी बिल है वो पास होना ही होना है, और इसमें असेंबली की ही रजामंदी रहेगी, और ये माना भी जाएगा कि दोनों हाउसेस द्वारा ये पास किया गया है। ठीक है जी। फिर आती है आपकी फाइनल पावर। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल के बारे में तो वो भी कहीं ना कहीं असेंबली के पास ही रहती है। इससे रिलेटेड भी आपको पता होना ज़रूरी है कि जो फाइनल पावर रहेगी कि बिल पास होना है नहीं होना है, तो वो भी आपका असेंबली के ऊपर ही इसका कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है जी। तो ये जो पावर्स रहती हैं लोकसभा राज्यसभा तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ के साथ जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके लिए काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां बात हो रही है एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स आपको यहां दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी इनकरेक्ट है। अब ध्यान रखिएगा इस तरीके के टर्म्स का, करेक्ट इनकरेक्ट का। तो 4 कोड्स दिए गए हैं। ये पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहले में कह रहे हैं कि जो आपका एप्रोप्रिएशन बिल रहेगा वो पावर देगा सरकार को टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द पब्लिक फंड ऑफ इंडिया फॉर अ मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कि अगर किसी प्रकार का कोई एक्सपेंडिचर है, कि कोई खर्चा हो रहा है, तो वो बेसिकली इस बिल के चलते आपके पब्लिक फंड ऑफ इंडिया में से निकाले जा सकते हैं, ऐसी ये पहली स्टेटमेंट कह रही है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके चलते गवर्नमेंट कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ओनली आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि बात हो रही थी
अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में, तो वो आर्टिकल 114 के अंडर है। ठीक है जी, यहाँ पर जो आर्टिकल 204 के बारे में बात हो रही है, ये आपका आर्टिकल 114 होगा, पार्ट 3। तो बेसिकली यही आपका अप्रोप्रिएशन बिल के साथ भी डील करता है कि जिसके आधार पर पार्लियामेंट की मंजूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने हैं अपने फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। ठीक है जी, थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि हमने बात की आर्टिकल 114 पार्ट 3 इंपॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें साफ साफ लिखा गया है किसी प्रकार का कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं किया जा सकता जब तक पार्लियामेंट से आपके इस तरीके का लॉ पास नहीं होगा। तो जब भी आपकी इस तरीके की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती हैं, आपकी वोट किया जाता है लोकसभा में, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लिया जाता है टू विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स। अब कंसोलिडेटेड फंड से क्यों लिया जाता है? क्योंकि पहली बात तो ये नॉन वोटेबल है, आपका पार्लियामेंट में इस पर वोट नहीं हो सकता। जैसे कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जितना भी स्टाफ रहेगा, जजेस रहेंगे, उनकी सबकी सैलरीज भी इसी फंड से आती हैं। इसमें पैसा कहाँ से आता है? जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटीज़ होगी, फिर आपकी कस्टम ड्यूटीज़ हो जाती हैं, उनसे जितना भी पैसा और जितनी भी रिसिप्ट्स होती हैं इस तरीके की, उनसे जितना भी पैसा इकट्ठा होता है वो इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। ठीक है जी। अब बेसिकली ये जब भी इस तरीके का अप्रोप्रिएशन बिल पास होना होता है तो जनरली ये आपके बजट पेश करने के बाद ही किया जाता है कि अब हमारे पास इतनी इतनी डिमांड है, हमें इतना इतना पैसा चाहिए अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। तो वहां पर अप्रोप्रिएशन बिल का ये क्लॉज रखा गया है कि उसके चलते हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा यूज कर सकते हैं। तो प्रोसीजर के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका ये लोअर हाउस में ही इसका बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है जी। फिर आपका सबसे पहले ये लोकसभा में पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। राज्यसभा के पास जैसे कि आपके बाकी बिल्स भी रहते हैं, एक पावर रहेगी कि वो रिकमेंड कर सकते हैं कोई भी अमेंडमेंट्स इस बिल से रिलेटेड, बट कहीं ना कहीं लोकसभा का ही इसमें अपर हैंड रहेगा। ठीक है जी, वो उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, मतलब इन द अदर हैंड ये आपका पास होना ही होना है। तो रिसेंटली ही जब आपका बजट पेश किया गया था, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल रखा गया था, तो वो काफ़ी फास्ट ट्रैक तरीके से वहाँ पर पास कर दिया गया था। मतलब इतना ड्यू प्रोसीजर जो फॉलो करना होता है वो नहीं किया गया था उस दौरान। अब खास बात क्या है कि ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज रहता है आपके अप्रोप्रिएशन बिल में, अर्थात कि ये जो आपका बिल रहेगा जब ये एक्ट बन जाएगा, बेसिकली जैसे ही इसे प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद एक्ट बन जाएगा, तो जैसे ही इसका स्टैट्यूटोरी पर्पस जिसके लिए ये एक्ट बनाया गया था कि हाँ जी इतना पैसा चाहिए, जैसे ही वो पूरा हो जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिपील कर दिया जाएगा। ठीक है जी। इस तरीके से भी आपको वहाँ पर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना जरूरी है कि प्रोसेस क्या रहती है। जैसे आपका मनी बिल पास होता है उसी तरीके से ये भी पास किया जाता है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आपसे पूछें इनमें से कौन सी आपकी बॉडीज हैं जिनकी स्थापना की गई थी इन परसुएंस ऑफ द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। किसके लिए इंपॉर्टेंट है आप सोचिए इसके बारे में। 3 ऑप्शंस दी गई हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिस्कस टॉपिक है, ये काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इसे। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिकली जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसके जो 3 टीयर्स इंश्योर किए गए थे, तो उसी की बात आपकी इन अमेंडमेंट्स में की गई थी और उसी के चलते आपकी इन 3 बॉडीज़ की स्थापना भी की गई थी। आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, क्या क्या इसके सिंपल से फीचर्स रहे थे, तो जो हमारी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ थी, ठीक है जी, उन्हें यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस का दर्जा दे दिया गया था। तो जो हमारे बेसिक यूनिट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के ग्राम सभा होगी, फिर आपकी वार्ड कमेटीज़ होगी, इसमें अब आपके जितने भी अडल्ट मेंबर्स रहेंगे वो रजिस्टर किए जाएंगे एज वोटर्स। फिर आपका 3 टियर सिस्टम इंश्योर किया गया ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट, ब्लॉक, तालुक एंड मंडल लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है जी, एक्सेप्ट इन द स्टेट्स विद द पॉपुलेशन बिलो 20 lakhs। ये आपका आर्टिकल 243B में है। मतलब इसके जितने भी क्लॉजेज हैं आपके 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के, आपको याद करने के लिए अच्छा सही रह जाएगा कि आर्टिकल 243 में ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, आपका इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात रखेगी कि हर एक स्टेट का एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन रहेगा जो कि इस तरीके के जितने भी म्यूनिसिपल इलेक्शंस होंगे, ग्राम सभा के इलेक्शंस होंगे, पंचायत लेवल के इलेक्शंस होंगे, उनकी डीलिंग इस पर्टिकुलर कमीशन के पास ही रहेगी। ठीक है जी, ये आपका आर्टिकल 243 के अंडर है। 74th अमेंडमेंट के चलते आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की भी बात की गई,
बेसिकली जो जिसका काम रहेगा कि सारे जितने भी प्लान्स रहेंगे जो कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे उन्हें वो कंसोलिडेट करेगा। अगेन आर्टिकल 243 ZD। फिर बात आती है फाइनेंस कमीशन के बारे में कि उसकी भी स्थापना की गई थी इन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के चलते ही कि हर एक स्टेट में आपके बेसिकली फाइनेंस कमीशन रहेगा जो कि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से पड़ेगी, कैसे उसकी एलोकेशन करनी है, वो वही फाइनेंस कमीशन वहाँ पर डिसाइड करेगा, ताकि जितनी भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकें। क्योंकि सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पर बात की गई है, एक ग्रास रूट लेवल पर पूरी ऑटोनॉमी देने की बात की गई है, तो वो तभी दी जाएगी जब उन्हें रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा सकें। तो ये रिसोर्सेज आपके फाइनेंस कमीशन द्वारा ही प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि स्टेट का रहेगा। ठीक है जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में बात हो रही है सेलेक्ट कमेटीज़ के बारे में। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो पहले में कह रहे हैं बेसिकली आपकी जो कमेटी है इसकी स्थापना की जाती है फॉर एग्जामिनिंग अ पर्टिकुलर बिल एंड इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू एमपीज फ्रॉम द बोथ हाउसेस, कि दोनों हाउसेस के राज्यसभा भी और लोकसभा भी, कि दोनों हाउसेस के एमपीज इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं, मतलब उन्हें यहाँ पर एज अ मेंबर इसका अपॉइंट किया जा सकता है। सेकंड में कह रहे हैं जो इसका चेयरपर्सन रहेगा इस तरह की कमेटी का, वो एमपी बनेगा कौन सी रूलिंग पार्टी से। तो 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं सेलेक्ट कमेटी से रिलेटेड, आपने जरूर कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा होगा। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी आपकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली आपकी यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट सेकंड ही करेक्ट है। बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है कि जो चेयरपर्सन रहेंगे इस पर्टिकुलर कमेटी के वो आपके एमपी ही रहेंगे जो कि रूलिंग पार्टी से ही बिलोंग करते होंगे। बट जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि इसकी जो स्थापना की जाती है, इसमें जो मेंबरशिप रखी जाती है इस पर्टिकुलर कमेटी की, वो आपके दोनों हाउसेस के लिए नहीं रखी जाती। उन दोनों हाउसेस के एमपी एक साथ इस कमेटी में मेंबरशिप नहीं रख सकते, सिर्फ आपका या तो राज्यसभा रहेगा या फिर लोकसभा रहेगा। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सिलेक्ट कमेटीज के बारे में कि जनरली जब भी आपको कोई पर्टिकुलर बिल रहता है, अब उसको एग्जामिन करना है, उसको बारीकी से देखना है किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या उसके रेपरकर्शंस होंगे, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे सोसाइटी पर, तो उसके लिए इस तरीके की कमेटीज आपकी बनाई जाती हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो राज्यसभा ने रेफर किया था सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 का टू सेलेक्ट कमेटी ऑफ 23 ऑफ इट्स एमपीज जो कि आपके डिफरेंट पार्टी से थे, और जो ये कमेटी थी आपके हेड की गई थी बीजेपी एमपी भूपेंद्र यादव द्वारा। ठीक है जी, तो मतलब उन्हीं के ही जो रूलिंग पार्टी रहेगी उन्हीं के ही एमपी द्वारा इस तरीके की सिलेक्ट कमेटीज आपकी हेड की जाएंगी। तो इसमें दोनों ही जैसे कि आपकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज भी रहती हैं जो कि दोनों ही राज्यसभा के भी जिसमें मेंबर्स रहते हैं, लोकसभा के भी जिसमें मेंबर्स रहते हैं, और साथ ही साथ जो आपकी सिलेक्ट कमेटीज़ हैं तो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाई जाती हैं। जैसे ही अपनी रिपोर्ट वहाँ पर पेश करते हैं उसके बाद इसे डिसबैंड कर दिया जाता है। ठीक है जी, मतलब डिसॉल्व कर दिया जाता है इस तरीके की कमेटीज़ को। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। अब ज़रूरत क्या पड़ी कि जितनी भी आपकी इस तरीके की कमेटीज़ हैं इनकी ज़रूरत क्या पड़ी कि जब भी आपके इस तरीके के बिल्स पास होते हैं पार्लियामेंट में तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं, या तो उसे डिस्कस किया जाए, ठीक है जी, उससे रिलेटेड आपकी डिबेट्स चलेंगी। अब हमारी जो डिबेट्स हैं वो कभी कभी आपकी 10 मिनट के लिए भी होती हैं, कभी कभी बढ़ भी जाती हैं किसी पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड, और पार्लियामेंट आपका 70 से 80 दिन के लिए ही आपका बैठता है एक साल में। तो इतना इनफ टाइम नहीं रहता है कि हर एक बिल को डिटेल में डिस्कस किया जा सके, कि उसे अच्छे से एग्जामिन किया जा सके। तो तभी एक नया मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार किया गया था कि पार्लियामेंट्री कमेटीज बनानी शुरू कर दी गई थी जिसे इस तरीके के बिल्स रेफर कर दिए जाएंगे ताकि वो उसे एग्जामिन कर सकें, और जो एक ड्यूटी है पार्लियामेंट की कि हर एक बिल को प्रॉपरली एग्जामिन करना है फिर ही उसे पास करना है, तो वो भी पूरी की जा सके। और साथ के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है कि अगर आपकी राज्यसभा और लोकसभा से भी मेंबर्स हैं उनको एक मेंबरशिप देनी है किसी कमेटी की, तो वो भी पूरा किया जा सकता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, कि दोनों हाउसेज इंश्योर कर सकें कि ये जो बिल है ये आपका समाज के हित में ही है। ठीक है जी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं आज का लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन किया गया है कि आपका 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपको दी गई हैं 85, 66, 54, 92। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको यूपीएससी या आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 85। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आपका लास्ट
ईयर का जो विंटर सेशन था वो नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ द कोविड-19 क्राइसिस। तो बेसिकली अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बात की गई है इस तरीके के सेशंस की, ठीक है जी। तो जैसे कि हमने बात की आर्टिकल 85 है, जिसमें आपके जितने भी पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी समनिंग होनी है वो सब चीज़ें वहीं पर स्पेसिफाई की गई है। और काफ़ी ऐसे बेसिकली ये तो आर्टिकल है ही, बट इसके अलावा काफ़ी ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से निकाले गए हैं। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी वहीं से निकाला गया है। तो उसमें आपका लिखा गया है कि जो गैप है 2 सेशंस के बीच में पार्लियामेंट का, वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके चलते जब आपका पार्लियामेंट है वो साल में एटलीस्ट 2 बार तो मिलेगा ही। अब आप कहेंगे पार्लियामेंट तो 3 बार भी मिलती है, तो बेसिकली वो एक कन्वेंशनल मेथड वहाँ पर सेट किया गया है, ट्रेडिशन वहाँ पर सेट किया गया है कि 3 सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर आप देखें, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपका सेशन कोई एक्सटेंड कर दिया जाता है या उसे मूव कर दिया जाता है नई डेट पर। जैसे कि 2011 की बात करें, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से एग्री कर दी गई थी टू कट शॉर्ट द बजट सेशन सो दैट दे कुड कैंपेन फॉर विधानसभा इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स। उसी तरीके से 2017 में जो आपका विंटर सेशन था वो भी डिले कर दिया गया था ऑन द अकाउंट ऑफ गुजरात असेंबली इलेक्शन। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको बारीकी से पढ़ते हुए, जो वहाँ लाइन लिखी गई है उसी को वो अज्यूम करते हुए, उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए, इस तरीके से जो पार्लियामेंट के सेशंस हैं वो मूव भी किए जाते हैं, स्ट्रेच भी किए जाते हैं और कई बार कट शॉर्ट भी कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे भी कोविड-19 का समय चल रहा है अभी, ठीक है जी। आप काफ़ी क्वेश्चंस अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डोमेन से आपको पूछे जाएं कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं। वो आपके किसी भी डोमेन से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है जी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कोविड-19, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज थे, उनको आप कवर करने की कोशिश कीजिए विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस। आई होप आपने सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और इसी तरीके से रेगुलरली दिन के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए। आपकी प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी। आप नई नई चीज़ें यहाँ सीखेंगे, या आपने जो ऑलरेडी पढ़ा होगा तो आप उसको दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका फ़ायदा ही है। हार्डली 15 to 20 मिनट्स का ये सेशन होता है। तो जाने से पहले एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, बैच 4 के कोर्सेज हमारे लॉन्च कर दिए जा चुके हैं। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 4 बैचेज हमारे यहाँ पर। PCM जो कि आपका GS के लिए है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच, देन कम्स योर PSR ऑप्शनल, और फिर है आपका एसए बैच जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त से सभी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स हैं इससे रिलेटेड आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। हम यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे आपकी इस तरह की क्वेरीज को रिजॉल्व करने की, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा 31 जुलाई लास्ट डेट है और लिमिटेड सीट्स ही हैं, तो अपनी जो भी आपको बुकिंग करानी हो एज सुन एज पॉसिबल करवा लीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड नाइट।